कि 23 फरवरी को क्लास 12 बायोलॉजी के पेपर में आग लगाकर आएंगे और जो कहते हैं बेटा तुझसे नहीं होगा उनको भी बायोलॉजी में 70 में 65 प्लस लाकर दिखाएंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप भी 23 फरवरी को क्लास 12 बायोलॉजी का पेपर देने जा रहे हो ना, तो बस इस पूरे वायरल पेपर को ध्यान से समझ लेना। समझ लो, बायोलॉजी में मैं गारंटी लेता हूं 70 में 60 मार्क्स तो आपके आएंगे ही आएंगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? देखिए, मैंने बायोलॉजी का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर उठाया और उसमें जो क्वेश्चन बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं ना, उन सारे क्वेश्चन को लेकर मैंने ये पेपर बनाया है। मतलब इस पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे मैंने इंक्लूड किए हैं और ये पेपर पूरा आपने सॉल्व कर लिया ना, तो समझ लो 70 में 60 प्लस आपका कहीं नहीं गया है। और मैं जो भी देता हूं प्रूफ के साथ देता हूं। देखिए, मैंने इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन लिखा है। देखो, एक एक क्वेश्चन को बस ध्यान से समझो। ये देखो, पूरे पेपर का सॉल्यूशन 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, कोई भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा है। मैं गारंटी लेता हूं ये पूरा पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हो, एक एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवाया है। बस ये पूरा पेपर सॉल्व करके आप बायोलॉजी का पेपर देने चले जाना, ठीक है? मेरी गारंटी है 70 में 65 प्लस आप लेकर आओगे। तो चलिए एकदम स्टार्टिंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एकदम फर्स्ट पेज से हम लोग इस पूरे पेपर को ध्यान से समझेंगे। टाइम भले ही लग जाए, लेकिन आज हम पूरा पेपर इस वीडियो में फिनिश करेंगे। तो बायोलॉजी का ये एक वायरल पेपर है। मैंने दिखा भी दिया कि पूरा सॉल्यूशन मैं दूंगा और ये मैं नहीं, ये रिकॉर्ड बोलता है कि ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो, 2026 जीव विज्ञान का पेपर है। पेपर कोड है 348 MS, ठीक है? समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाएंगे और पूरे 70 नंबर के पेपर को आज हम सॉल्यूशन के साथ बताएंगे। मैं कह देता हूं टाइम लग सकता है, ध्यान से वीडियो को देखना अगर आप अच्छा नंबर बायोलॉजी में लेकर आना चाहते हो। नहीं तो भाई वीडियो को स्किप करके चले जाना, ठीक है? सबसे पहले रोल नंबर डाल देना, नाम डाल देना, जो भी आपका नाम हो भैया, जो आपको प्यार से दिया गया है। जैसे मेरा नाम शुभम है, मैंने शुभम गोस्वामी लिख दिया, ठीक है? चलो, कुछ नोट दिए गए हैं। प्रारंभ के 15 मिनट क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़ो। फिर आपको दिया गया है कुछ निर्देश, सभी क्वेश्चन करना है। जहां आवश्यक हो वहां आप फिगर भी बनाओ और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं भैया। हमारे बायोलॉजी का पेपर जो है ना, बहुविकल्पीय प्रश्नों से स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 क्वेश्चन, एक नंबर के, बस 4 नंबर। यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न जो है ना, 4 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। देखो, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली में ऐड हो जाना, क्योंकि पूरे बोर्ड एग्जाम तक ऐसी तैयारी करवाऊंगा ना कि आप भी बोलोगे रिजल्ट आने के बाद कि सर आप ही से पढ़ेंगे आगे चल के। आगे देखो, सबसे पहले सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जैसे का वाला क्वेश्चन है बच्चों, डीएनए के रासायनिक चाकू हैं। डीएनए के रासायनिक चाकू कौन होते हैं जो डीएनए को खंडों में काटने का काम करते हैं? एंडोन्यूक्लियज, पॉलीमरेज, लाइगेज या ट्रांसक्रिप्टेज? भैया, जो एंडोन्यूक्लियज एंजाइम होते हैं ना, ये डीएनए के रासायनिक चाकू होते हैं। मतलब ये डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने का काम करते हैं। अब अगर कोई काटता है तो कोई जोड़ता भी होगा, जोड़ने का काम डीएनए लाइगेज करता है, ठीक है? चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, खा वाला। डेंगू यानी कि हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है। बताओ, डेंगू का वाहक कौन है? मतलब जो डेंगू के रोग जनक को हमारे अंदर तक लाता है वो वाहक होता है। ऐसा मत समझो भैया कि मच्छर के कारण हमें होता है वो डेंगू, ठीक है? होता है, कहीं ना कहीं उसका भी हाथ है, क्योंकि वो रोग जनक हमारे अंदर तक ला रहा है, ठीक है? लेकिन रोग जनक कुछ दूसरा होता है। रोग जनक होता है जिसके कारण आपको रोग उत्पन्न होता है, और वाहक का मतलब जो उस रोग जनक को लेकर आता है, ठीक है? तो देखो, डेंगू का वाहक क्या है? क्यूलेक्स मच्छर, एडीज, एनाफ्लीज या इनमें से कोई नहीं। भैया, एडीज मच्छर के कारण ही डेंगू होता है। एडीज दूसरा ऑप्शन सही होगा। गा, ध्यान से समझो, पूरा पेपर सॉल्व करना है तो बहुत स्लो भी हम नहीं चलेंगे भाई, ठीक है? अपनी स्पीड को भी बरकरार रखना है। गा,
प्रतिजैविकों को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है। जो प्रतिजैविक होते हैं, एंटीबायोटिक होते हैं, उसको हम कैसे प्राप्त करते हैं? नील हरित शैवाल से, जीवाणुओं से, ब्रायोफाइटा से या विषाणुओं से? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों जीवाणुओं से। ज्यादातर हम प्रतिजैविकों को जीवाणुओं द्वारा ही प्राप्त करते हैं। गा का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लो बच्चों, घा वाला। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? आपको हमारा राष्ट्रीय पक्षी नहीं पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? मोर, सारस, कबूतर या गौरैया? भैया सारस है। यूपी का राज्य पक्षी जो है ना वो सारस है। 4 क्वेश्चन हो गए ना 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव। लेकिन 4 क्वेश्चन पढ़ने से थोड़ी ना काम होगा। आप लोग बस यूट्यूब पे जाना, सर्च करना क्लास 12 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों का वीडियो मिल जाएगा जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। जाकर जरूर देखना, मैं यही चाहता हूं। ठीक है, चलो अब चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। भैया बहुत ज्यादा नंबर का ये भी नहीं आता। टोटल 5 क्वेश्चन, एक एक नंबर के 5 नंबर यहां पर भी आपको मिलेंगे। दूसरे का देखो, पैंजेनेसिस का सिद्धांत तथा पुनरावृत्त का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया, किसने प्रतिपादित किया? 1 नंबर का है तो बहुत ज्यादा नंबर का है नहीं भाई। इसका आंसर ये देखो, पैंजेनेसिस का सिद्धांत डार्विन ने तथा पुनरावृत्त का सिद्धांत हेकल ने प्रतिपादित किया। जैव विकास का ये क्वेश्चन है, फटाफट आंसर आप लोग ले सकते हो। बाकी इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो पीडीएफ। अगर 1000 कमेंट आ गया ना पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, मैं फ्री में इसका पीडीएफ दे दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बट आप लोग पूरा करना ये, ठीक है। मानव में गुणसूत्रीय व्यतिक्रम से उत्पन्न होने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए तथा उनके गुणसूत्र विन्यास लिखिए। मतलब गुणसूत्रीय व्यतिक्रम से उत्पन्न होने वाले रोग कौन से? तो देखो ये 2 रोग मैं आपको बता देता हूं जो गुणसूत्र के इधर उधर होने से उत्पन्न होते हैं। जैसे देखो 21वें ऑटोसोमल गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम विकसित होता है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। देखो हमारे अंदर नॉर्मली बच्चों टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जोड़ी के रूप में देखें तो 23 जोड़ी गुणसूत्र हमारे पाए जाते हैं और एक जोड़ी में 2-2 गुणसूत्र होते हैं। तो होता क्या है, जब 21वें ऑटोसोमल गुणसूत्र में देखो 23 जोड़ी है, इसमें से 2 जो है 2 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं और बाकी 44 गुणसूत्र ऑटोसोमल गुणसूत्र होते हैं। तो जब 21वें जोड़ी में ना 2 के जगह पर 3 हो जाए, मतलब 21वें ऑटोसोमल गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम विकसित होता है। और जब यह रोग होगा तो जब 21वें जोड़े में 3 हो जाएगा तो टोटल 46 के जगह पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो यहां पे डाउन सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है। दूसरा हमारा है 18वें ऑटोसोमल गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण एडवर्ड्स सिंड्रोम विकसित होता है। इनमें गुणसूत्रों की कुल संख्या 47 होती है। और जब यहां पर हमारे 21वें नहीं 18वें जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ेगा ना, तब एडवर्ड सिंड्रोम उत्पन्न होगा। ठीक है, तो जो जोड़ा हमारा होता है 21वें जोड़े में अगर एक बढ़ेगा तो डाउन सिंड्रोम होगा और 18वें जोड़े में एक बढ़ेगा तो एडवर्ड सिंड्रोम होगा। लेकिन गुणसूत्र दोनों में 47 हो जाएंगे, इसमें भी उसमें भी। ठीक है, क्योंकि एक एक गुणसूत्र बढ़ रहे हैं। चलो अगला देखो, नेक्स्ट देखो गा वाला। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए। भैया लखीमपुर खीरी में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? 1 नंबर में बहुत बड़ा मत लिखना, अभी हमें 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर वाले क्वेश्चंस भी देखने हैं मेरे भाई। चलो देखो अगला देखो गा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित जो राष्ट्रीय उद्यान है ना उसका नाम है बच्चों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। 1 लाइन में लिख दोगे, 1 नंबर कहीं नहीं गया। अगला क्वेश्चन देख लो बच्चों, ध्यान से एक एक क्वेश्चन समझो, बहुत ही ऐसे मैं बता रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। घा वाला, प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 2 प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। भैया एंटीबायोटिक क्या होते हैं, प्रतिजैविक क्या होते हैं, किन्हीं 2 प्रतिजैविकों के नाम लिखना। तो ये देखो घा, प्रतिजैविक क्या होते हैं? हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीवों विशेषकर जीवाणुओं को मारने वाले रसायन प्रतिजैविक कहलाते हैं। मतलब हमारे शरीर में अगर कोई जीवाणु आ रहा है ना तो उसको रोकने या फिर उसको मारने वाले जो रसायन है प्रतिजैविक हैं। इनका उत्पादन सूक्ष्म जीवों द्वारा ही किया जाता है। देखो 2 प्रमुख प्रतिजैविकों के नाम निम्न है। जैसे पहला है बच्चों पेनिसिलिन, इसको प्राप्त किया जाता है पेनिसिलियम नोटेटम से।
दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसको प्राप्त किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस से। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके प्रतिजैविक। समझ में आ गया? कुछ है नहीं, सिंपल सा था। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगा, किन्हीं दो आभासी फलों के नाम लिखिए। बस ये लिख दो भैया, आपका 5 नंबर फिक्स है। ये देखो, किन्हीं दो आभासी फल के नाम, ऊपर हेडिंग लिख देना, अंगा नंबर आंसर, दो आभासी फलों के नाम। पहला है सेब और दूसरा है स्ट्रॉबेरी। बस ऐसे लिख देना, हो गया। यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन थे एक एक नंबर के, 5 क्वेश्चन एक एक नंबर के, 5 नंबर आपको यहां पर भी मिल जाएंगे। लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब हम चलते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों पर बच्चों। तो लघुत्तरीय प्रश्न 2 टाइप के आते हैं। एक तो 2 नंबर वाले 5 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के, एक 3 नंबर वाले 12 क्वेश्चन 36 नंबर के। सोचो, आधी बायोलॉजी जो है सिर्फ 3 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न के क्वेश्चन आते हैं, आधे नंबर, लगभग 70 में से 36 नंबर, आधे से भी ज्यादा। देखो सबसे पहले लघुत्तरीय प्रश्न फर्स्ट को पढ़ेंगे, 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, 10 नंबर बेटा बिल्कुल फ्री में, मुफ्त में। चलो तीसरे का लिंग निर्धारण क्या है? मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण समझाइए भैया। लिंग निर्धारण क्या होता है हम समझेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। देखो लिंग निर्धारण हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे। लिंग निर्धारण का मतलब लिंग को निर्धारित करना। जैसे देखो, लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निश्चित होता है कि एक लिंगी जंतुओं में लैंगिक जनन में उत्पन्न होने वाला नया प्राणी नर होगा या मादा। अरे भैया लड़का है कि लड़की है, नर है या मादा है, यही तो लिंग निर्धारण है। निषेचन के बिना अंडाणु से वृद्धि और विभाजन द्वारा वयस्क का निर्माण होना अनिषेक जनन कहलाता है। मतलब बिना निषेचन के ही अंडाणु से वृद्धि और विभाजन द्वारा ही वयस्क का निर्माण होना अनिषेचन होता है। अब लिंग निर्धारण की अगुणित द्विगुणित क्रिया विधि थोड़ा समझ लो। देखो, मधुमक्खियों, वास्प, चींटियों व कुछ अन्य हाइमेनोप्टेरन्स में 3 प्रकार के जीव होते हैं। सबसे पहला द्विगुणित रानियां, ये पूर्ण विकसित मादा जीव हैं जो निषेचित अंडों से विकसित होती है। मतलब द्विगुणित रानियां होती हैं मधुमक्खियों में, ये पूर्ण विकसित होती हैं, ठीक है, और निषेचित अंडों से विकसित होती है। एक दूसरा है द्विगुणित श्रमिक, ये भी निषेचित अंडों से विकसित होते हैं, द्विगुणित जीव होते हैं, किंतु जनन अंग इनके अल्प विकसित होने के कारण अंडाणु उत्पन्न ये नहीं कर सकते। तीसरा है अगुणित ड्रोन या नर, ये अनिषेक जनन द्वारा अगुणित या अनिषेचित अंडों से विकसित होते हैं। ये नर जीव की भांति शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। भाई इनमें स्पर्म उत्पन्न करने की क्षमता होती है। लेकिन चलो आगे देखते हैं बच्चों। अब हम पढ़ेंगे मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। ध्यान से समझो, ये स्पेशली भी क्वेश्चन आता है कि मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रिया को समझाइए। चलो समझते हैं थोड़ा सा। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की क्रिया विशिष्ट एलोसोम्स की अनुपस्थिति में होती है। इसे हैप्लॉयड डिप्लॉयडी कहते हैं। इस प्रक्रिया में मादा मधुमक्खी का निर्माण द्विगुणित युग्मनज से होता है। मतलब मादा मधुमक्खी का निर्माण जो है द्विगुणित युग्मनज से होगा, जबकि नर मधुमक्खी सीधे अंडाणु से बनती है। नर मधुमक्खी के विकास को एरहिनोटोकी कहते हैं। नर मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या 1 गुण यानी कि हैप्लॉइड होती है। मादा मधुमक्खी पोषण के आधार पर रानी, श्रमिक आदि में भिन्न हो जाती हैं। अनिषेचित अंडों से नर मधुमक्खी विकसित होती हैं। इसी कारण देखो, इसी कारण से यह 1 गुण होती हैं। निषेचित अंडों से बने लार्वी का यदि पर्याप्त पोषण के अभाव में पूरा विकास ना हो तो इनसे श्रमिक मधुमक्खी विकसित होती है। यदि निषेचित अंडों से बने लार्वी शाही जेली द्वारा निरंतर पोषण होता रहे तो ये रानी मक्खी के रूप में विकसित होते हैं। मतलब थोड़ा पोषण अच्छा मिलेगा ना तो ये रानी मक्खी के रूप में विकसित होंगे। जनन की क्षमता केवल रानी मधुमक्खी में ही होती है। बस हो गया, यही है मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण। चलो बच्चों आगे बढ़ेंगे। अब दूसरा वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से समझो। ये देखो खा वाला क्वेश्चन है। भक्षी कोशिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भैया भक्षी कोशिका क्या होती है? चलो थोड़ा सा देखते हैं, अगर आंसर मैंने लिखा होगा तो शायद इसमें होगा। ये देखो, थोड़ा नीचे चलेंगे बच्चों। ये देखो भक्षी कोशिका क्या होती है, थोड़ा इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। समझो, ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं तो इग्नोर नहीं करना। देखो, श्वेत रुधिराणुओं में पादापों द्वारा भ्रमण करने की क्षमता पाई जाती है। ये रुधिर के बहाव की उल्टी दिशा में भी भ्रमण
कर सकते हैं। यही नहीं, ये महीन केशिकाओं की दीवार के छिद्रों से निकलकर ऊतक द्रव्य में भी जाते रहते हैं। ठीक है, ऊतकों में जाकर अधिकांश श्वेत रुधिराणु जीवाणुओं, विषाणुओं, विष पदार्थों, टूटी फूटी कोशिकाओं तथा अन्य अनुपयोगी निर्जीव कणों को अपने पादपों द्वारा अंतर ग्रहण करते रहते हैं। मतलब ये ग्रहण करते रहते हैं, खाते रहते हैं। इस प्रक्रिया को कोशिका भक्षण या श्वेत रुधिराणुओं को भक्षी कोशिका कहते हैं। मतलब श्वेत रुधिराणुओं को ही हम भक्षी कोशिका कहते हैं। इस प्रक्रिया का प्रमुख उपयोग यह है कि इसके द्वारा हमारे शरीर में उपस्थित अनुपयोगी तत्वों का निराकरण होता रहता है। बस इतना लिख दो, काम खत्म है। ठीक है, पढ़ते चलो ध्यान से, कुछ है नहीं इन सब में। अगला देखो, ये देखो गा वाला, पारिस्थितिक पिरामिड को परिभाषित कीजिए तथा जैव भार या जैव मात्रा या जैव भार तथा संख्या के पिरामिडों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। 2 नंबर। भाई ये पारितंत्र चैप्टर का बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, तो छोड़ेंगे तो हम इसको भी नहीं। चलो थोड़ा नीचे चलते। ये देखो पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है, बहुत ध्यान से समझो। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तरों में जीवधारियों के संबंधों का रेखीय चित्रण पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। पिरामिड पारितंत्र में जीव की संख्या, जीव भार तथा जैव ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं। इनका सर्वप्रथम प्रदर्शन एल्टन ने किया था। सबसे पहले इन्होंने ही देखा। इनमें सबसे नीचे का पोषी स्तर उत्पादक का होता है तथा सबसे ऊपर का पोषी स्तर सर्वोच्च उपभोक्ता का यहां पे होता है। ठीक है, थोड़ा आगे चलेंगे। अब हम जीव भार का पिरामिड थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, जीव के ताजे अथवा शुष्क भार के रूप में प्रत्येक पोषी स्तर को मापा जाता है। स्थलीय पारितंत्र में उत्पादक का जीव भार सर्वाधिक होता है, अतः पिरामिड सीधा रहता है। मतलब जीव भार का पिरामिड हमेशा सीधा रहता है। तालाबीय पारितंत्र में उत्पादक का भार सबसे कम होता है, अतः पिरामिड उल्टा बनता है। मतलब तालाबीय पारितंत्र का पिरामिड उल्टा होगा और स्थलीय पारितंत्र का पिरामिड सीधा होगा। जीव भार को ग्राम प्रति m² में मापा जाता है। चलो दूसरा होगा हमारा संख्या का पिरामिड क्या होता है, देख लो। संख्या के आधार पर देखो, इस पिरामिड में विभिन्न पोषी स्तर के जीवों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। घास तथा तालाब पारितंत्र में संख्या का पिरामिड सीधा होता है। वृक्ष पारितंत्र में उत्पादकों की संख्या सबसे कम, एक वृक्ष तथा अंतिम उपभोक्ता की संख्या सर्वाधिक होती है, अतः यह पिरामिड उल्टा होता है। बस हो गया, बस यही लिखना था, काम खत्म है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे भाई। एक एक क्वेश्चन को बस समझो, काफी इंपॉर्टेंट है। चलो इसके ऊपर चलते हैं, ये फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भैया, ये देखो अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से समझो, पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। अभयारण्य से आप क्या समझते हैं, भारत में कितने अभयारण्य हैं? और अगला क्वेश्चन भी देख लो भाई, यहां ना आना पड़े हमें, लैमार्कवाद का मूल आधार क्या है। तो देखो अभयारण्य से आप क्या समझते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एकदम नीचे चलेंगे भाई, एकदम नीचे। अभयारण्य, ये देखो ये अभयारण्य होता है। देखो अभयारण्यों का उद्देश्य केवल वन्य जीवन का संरक्षण करना होता है, अतः इसमें व्यक्तिगत स्वामित्व, लकड़ी काटने, पशुओं को चराने आदि की अनुमति इस प्रतिबंध के साथ दी जाती है कि इन क्रियाकलापों से वन्य प्राणी प्रभावित ना हो। इनकी स्थापना एवं नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार के अधीन होती है। भारत में लगभग 543 अभयारण्य हैं। भारत के 2 प्राणी विहार, जैसे फर्स्ट है जल्दापारा जंतु विहार, मदारी हाट पश्चिम बंगाल, दूसरा घाना पक्षी विहार, चौथा फिर भरतपुर राजस्थान में ये स्थित है। ठीक है, मतलब जल्दापारा जंतु विहार जो है ये मदारी हाट पश्चिम बंगाल में है, दूसरा घाना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में है। 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन हमारा था, मैंने अभी वहां पे पढ़ा था, लैमार्कवाद का मूल आधार क्या है। तो इसको भी समझ लेते हैं, जैव विकास का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो लैमार्कवाद का मूल आधार, लैमार्क के अनुसार सर्प झाड़ियों तथा बिलों में रहता है तथा जमीन पर रेंग कर चलता है, जिसके कारण उसके पैर इस्तेमाल नहीं होते थे तथा बिल में घुसने में भी बाधा उत्पन्न करते थे, इसलिए इनके पैर धीरे धीरे लुप्त होते चले गए। लैमार्क जी का कहना था कि अगर आप किसी चीज को यूज नहीं करते ना तो वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। जैसे ये पैर जो है इनके बिल में घुसने में भी प्रॉब्लम देते थे, उनका यूज भी ये नहीं करते थे, ये रेंग कर चलते थे, इसीलिए इनके पैर धीरे धीरे लुप्त हो गए। ठीक है, देखो ये, जबकि अन्य सरीसृपों में पैर उपस्थित होते हैं। लैमार्क का मानना था कि बतख प्रारंभ से स्थलीय थे, जो खाने की खोज में पानी में जाया करते थे। पानी में चलने के लिए उन्हें अपने पंजे फैलाने
पड़ते थे। इसके परिणाम स्वरूप उनके पंजों के आधार पर त्वचा लगातार खिंचती गई और पेशीय चलन से पंजों में रुधिर का बहाव बढ़ गया, अतः त्वचा ने अंगुलियों के बीच में पाद जाल का रूप ले लिया। बस हो गया। ठीक है, तो आपके 5 क्वेश्चन हमारे लघुत्तरीय प्रश्न हो चुके हैं, 2-2 नंबर के, 10 नंबर यहां पर भी फिक्स है। लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है मेरे भाई। अब चलते हैं 3-3 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्नों पर। यह देखिए लघुत्तरीय प्रश्न सेकंड। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो लघुत्तरीय प्रश्न है ना, 12 क्वेश्चन रहेंगे बच्चों, 3-3 नंबर के, 36 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ 3-3 नंबर वाले। तो आप एक आइडिया लगा सकते हो भैया कि 3-3 नंबर वालों को सबसे ज्यादा पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जहां भी क्वेश्चन मिले 3 नंबर वाला भाई घोल कर पी लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आधे से ज्यादा नंबर के आते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, चौथे का उत्परिवर्तन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भैया उत्परिवर्तन क्या है हम बताएंगे, हम आंसर जरूर बताएंगे। ये देखो उत्परिवर्तन क्या होता है। देखो हुंगो डी ब्रिज ने सन 1848 से 1935 में हालैंड के एक प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री ने शांध प्रिमरोज अर्थात आइनोथेरा लैमार्कियाना नामक पौधे की 2 स्पष्ट किस्में उन्होंने देखी, जिनमें तने की लंबाई, पत्तियों की आकृति, पुष्पों की आकृति एवं रंग में स्पष्ट विभिन्नताएं थी। इन्होंने यह भी देखा कि अन्य पीढ़ियों में कुछ अन्य प्रकार की वंशागत विभिन्नताएं भी उत्पन्न हुई। डी ब्रिज ने इस पौधे की शुद्धता नस्ल की इस प्रकार की 7 जातियां प्राप्त की। उन्होंने इन्हें प्राथमिक जातियां कहा। आगे देखो, जातीय लक्षणों में होने वाले इन आकस्मिक वंशागत परिवर्तनों को डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन कहा। जो एक ही जाति में अलग अलग परिवर्तन है उसी को उत्परिवर्तन कहा। और सन 1901 में उन्होंने इस संबंध में एक उत्परिवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि नई जीव जातियों का विकास लक्षणों में छोटी छोटी व अस्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा ना होकर एक ही बार में स्पष्ट एवं वंशागत आकस्मिक परिवर्तनों अर्थात उत्परिवर्तनों के द्वारा होता है। उन्होंने यह भी बताया कि जाति का प्रथम सदस्य जिसमें उत्परिवर्तन होता है उत्परिवर्तक है और यह शुद्ध नस्ल का होता है। उत्परिवर्तन की यह प्राकृतिक प्रवृत्ति लगभग सभी जीव जातियों में पाई जाती है। उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं तथा लाभदायक अथवा हानिकारक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ये किसी एक अंग विशेष अथवा एक से अधिक अंगों में साथ साथ हो सकते हैं। आगे देखो, उन्होंने कहा देखो एक जाति के विभिन्न सदस्यों में अलग अलग प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं। इस प्रकार एक जनक अथवा पूर्वज जाति से अनेक मिलती जुलती नई जातियों की उत्पत्ति संभव है। ये उत्परिवर्तन जनन द्रव्य में होते हैं तथा इनसे उत्पन्न भिन्नताएं वंशागत होती हैं। फिर मॉर्गन जी ने भी कुछ बताया भाई उत्परिवर्तन से रिलेटेड। देखो उत्परिवर्तन लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आता है तो मिस मत करना। देखो टीएच मॉर्गन ने 1909 में डी ब्रिज के विचारों से असहमति व्यक्त करते हुए ड्रोसोफिला नामक फल मक्खी पर आधारित अपने अध्ययन के आधार पर उत्परिवर्तनों को आकस्मिक रूप से होने वाले परिवर्तन बताया जो जीन या गुणसूत्र में होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि केवल जननिक उत्परिवर्तन ही वंशागत होते हैं। ये प्रभावी एवं अप्रभावी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। प्रभावी उत्परिवर्तन शीघ्र ही अभिव्यक्त हो जाते हैं जबकि अप्रभावी उत्परिवर्तन कई पीढ़ियों बाद भी प्रकट हो सकते हैं। आगे देखो, उन्होंने कहा कि घातक उत्परिवर्तन प्रायः अप्रभावी होते हैं। उत्परिवर्तन की दर विकिरण, रासायनिक उत्परिवर्तकों तथा वातावरणीय दशाओं आदि कारकों पर निर्भर करती है। उत्परिवर्तन हमारे शरीर में लगभग सभी लक्षणों को प्रभावित कर सकते हैं। बस इतना लिख दोगे नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही लिख देना है भाई, नंबर मिल जाएगा। थोड़ा बहुत चेंज करके अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, नहीं आ रहा है तो बैठना नहीं है वहां पे पेपर देने जाना। ठीक है, कुछ ना कुछ लिखना है। बाकी ऐसे हेडिंग डाल के थोड़ा लिख दोगे हुंगो डी ब्रिज के अनुसार या टीएच मॉर्गन के अनुसार तो थोड़ा अच्छा लगेगा। सहोपकारिता या परस्परता किसे कहते हैं, उदाहरण देकर इसको स्पष्ट कीजिए। भैया सहोपकारिता क्या होता है? चलो तब नीचे चलते हैं हम लोग। सहोपकारिता, ये देखो ये हमारे जीव एवं समष्टिया का बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। देखो ये 2 भिन्न जाति के जीवों के बीच पाया जाने वाला सहजीवी संबंध होता है जिसमें दोनों जीवों को परस्पर लाभ होता है। सहोपकारिता में दोनों जीवों को लाभ होगा। कवक और प्रकाश संश्लेषी शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के बीच घनिष्ठ सहोपकारी संबंध का उदाहरण लाइकेन में देखा जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार कवकों और उच्च कोटि पादपों की जड़ों के बीच कवक मूल माइकोराइजी साहचर्य है।
कवक मृदा से अत्यावश्यक पोषक तत्वों के अवशोषण में पादपों की सहायता करते हैं, जबकि बदले में पादप कवकों को ऊर्जा उत्पादी कार्बोहाइड्रेट देते हैं। इसी प्रकार लेग्यूम राइजोबियम सह संबंध हैं, मतलब ये लोग एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। सहोपकारिता के सबसे शानदार और विकास की दृष्टि से लुभावने उदाहरण पादप प्राणी संबंध में पाए जाते हैं। पादपों को अपने पुष्प परागित करने और बीज के परिकीर्णन के लिए प्राणियों की सहायता चाहिए। स्पष्ट है कि पादप को जिन सेवाओं की अपेक्षा प्राणियों से है उसके लिए शुल्क तो देना होगा। पुरस्कार अथवा शुल्क के रूप में ये परागकारियों को पराग और मकरंद तथा परिकीर्णकों को रसीले और पोषक फल देते हैं, लेकिन परस्पर लाभकारी तंत्र की धोखेबाजी से रक्षा होनी चाहिए। उदाहरण के लिए ऐसे प्राणी जो परागण में सहायता किए बिना ही मकरंद चुराते हैं। अब आप देख सकते हैं कि पादप प्राणी पारस्परिक क्रिया में सहोपकारियों के लिए प्रायः सह विकास क्यों शामिल है, अर्थात पुष्प और इसके परागकारी जातियों के विकास एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए हैं। अंजीर के पेड़ों के अनेक जातियों में बर्र की परागकारी जातियों के बीच मजबूत संबंध है। इसका अर्थ यह है कि कोई दी गई अंजीर जात केवल इसके साथी बर्र की जात से ही परागित हो सकती है, बर्र की दूसरी जात से नहीं। मादा बर्र फल को न केवल अंड निक्षेपण के लिए काम में लेती है बल्कि फल के भीतर ही वृद्धि कर रहे बीजों को डिंबकों के पोषण के लिए प्रयोग करती हैं। अंडे देने के लिए उपयुक्त स्थल की तलाश करते हुए बर्र अंजीर पुष्पक्रम को परागित करती हैं। इसके बदले में अंजीर अपने कुछ परिवर्धनशील बर्र के डिंबकों को आहार के रूप में देता है। देखो बहुत बड़ा नहीं लिखना है, मैं यहां पे थोड़ा बड़ा मैं लेकर आ चुका हूं भाई, पूरा छाप दिया है मैंने, लेकिन थोड़ा आपको कम करके लिखना है। बहुत बड़ा मत लिखिएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन बस 1-2 पेज में ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा बड़ा लिखने से कोई फायदा नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखो गा वाला क्वेश्चन है, मनुष्यों में यौन संबंधी उत्पन्न रोगों के लक्षण लिखिए। अगला क्वेश्चन है पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन थे 3-3 नंबर के, 12 नंबर आपको मिल चुके हैं, लेकिन मैं यहां पे इसका भी सॉल्यूशन दे देता हूं। देखो 12-12 नंबर के 4-4 क्वेश्चन करके 3 बार रहेंगे, तब 36 नंबर होगा। तो मनुष्य में यौन संबंधी उत्पन्न रोगों के लक्षण थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, आखिर ये होता क्या है। चलो नीचे चलते हैं, इसको भी समझते हैं। ये देखो मनुष्य में यौन संबंधी रोग एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, देखो इन्हें लैंगिक संचारित रोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। ये लैंगिक संसर्ग से या प्रजनन मार्ग से संचारित होते हैं। ये अग्रलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को रोग है, उसके साथ कोई पुरुष कोई रोगी महिला के साथ संबंध बनाता है, तो भाई इससे एसटीडी उसको हो सकता है। आगे देखो, जैसे पहले क्लेमाइडियोसिस, यह सर्वाधिक रूप में पाया जाने वाला जीवाणु जनित एसटीडी है। यह रोग क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस नामक जीवाणु से होता है। लक्षण क्या है, इस रोग में पुरुष के शिश्न से गाढ़े मवाद जैसा स्राव होता है तथा मूत्र त्याग में अत्यंत पीड़ा होती है। स्त्रियों में इस रोग के कारण गर्भाशय, ग्रीवा गर्भाशय व मूत्र नलिकाओं में प्रदाह होता है। उपचार न होने पर यह श्रोणि प्रदाह रूप ले लेता है और यह बद्धता का कारण बनता है। दूसरा रोकथाम, वेश्यावृत्ति व समलैंगिक संबंधों से बचना व कंडोम का यूज करना चाहिए सेक्स करते समय। दूसरा सुजाक या गोनोरिया, यह ग्राम रीढ़ी यानी कि जीवाणुवे एसटीडी है जो डिप्लोकोकस जीवाणु नाइसेरिया गोनेरिया द्वारा होता है। लक्षण क्या है, इस रोग का प्रमुख लक्षण यूरोजेनिटल पथ की श्लेष्मा कला में अत्यधिक जलन होना है। रोगी को मूत्र त्याग के समय जलन महसूस होती है। सुजाक के लक्षण पुरुष में अधिक प्रभावी होते हैं। सुजाक से अन्य विकार जैसे प्रमेय जन्य संधिवाह, पौरुष ग्रंथ प्रदाह, मूत्राशय प्रदाह व स्त्रियों में जरायु प्रदाह, डिंब प्रणाली प्रदाह, बंध्यता आदि हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। अगला है बच्चों तीसरा एड्स, बहुत खतरनाक रोग, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एक विषाणु जनित रोग है जो रिट्रोवायरस या एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस अथवा लिम्फोट्रॉपिक विषाणु टाइप 3 या STLV3 आदि नामक विषाणुओं से होता है। लक्षण क्या है बच्चों, निरंतर जोड़ पेशियों में दर्द, रातों को पसीना आना तथा लसिका ग्रंथियों का चिरस्थायी विवर्धन, लिंग अथवा योनि में रिसाव, जननांगीय क्षेत्र में अल्सर या जांघों में सूजन आदि इस रोग के प्रमुख लक्षण है। बहुत खतरनाक रोग है। चौथा जेनिटल हर्पीज, यह रोग टाइप 2 हर्पीज सिंप्लेक्स विषाणु
से उत्पन्न होता है। लक्षण क्या है भाई? ये सब एसटीडी रोग हैं। लक्षण है इस रोग के प्राथमिक लक्षण जननांगों पर छाले पड़ना व दर्द होना, ज्वर, मूत्र त्याग में पीड़ा, लसिका ग्रंथियों की सूजन आदि। छालों के फूटने से संक्रमण तेजी से फैलता है। बस हो गया, 4 क्वेश्चन तो हमारे हो गए, 3-3 नंबर के, 12 नंबर कंप्लीट हो गए। बहुत सॉल्यूशन मैंने दे दिया बच्चों। अब यहां से मैं सॉल्यूशन नहीं दूंगा। कब दूंगा? जब आप लोग कमेंट करेंगे ज्यादा से ज्यादा फुल सॉल्यूशन। मैं इसके पूरे सॉल्यूशन का एक अलग से वीडियो ले आऊंगा, टेंशन मत लेना। 5वें का डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैंने पहले पढ़ा रखा है। खा मानव एवं कपि में असमानताएं एवं असमानताएं बताइए, जैव विकास का क्वेश्चन है। गा पुनर्योगज प्रोटीन पर टिप्पणी लिखिए, 3 नंबर। घा घरेलू उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव का महत्व लिखिए। 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, 12 नंबर ले जाओ बिल्कुल फ्री में। चलो अगला देखते हैं। 6 का प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? प्राणियों के जीवन में इनकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। खा पुनर्योगज डीएनए तकनीक की सहायता से इंसुलिन का उत्पादन हम कैसे कर सकते हैं? ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं मैं पढ़ते जा रहा हूं तो भाई इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे के सारे करने आपको। गा शुक्राणु जनन क्या है? संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन करो। घा वन्य जीव की परिभाषा लिखिए, इसके संरक्षण की 2 प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए। बस हो गया, 4 क्वेश्चन बेटा, 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर का, 12 नंबर आपका यहां पर भी कंप्लीट हुआ। विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पे हम लोग चलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस पे। 7वां, गुरु बीजाणु जनन क्या है? देखो 5 नंबर के 3 क्वेश्चन रहेंगे, 15 नंबर। जैसे देखो गुरु बीजाणु जनन क्या है? आवृत बीजीय पौधों में मादा युग्मकोद्भिद के परिवर्धन का वर्णन करो, 5 नंबर अथवा लगा है। भ्रूणपोष क्या है? इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त विवरण दीजिए, दोनों में से कोई एक करना है, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे करना। मैंने सॉल्यूशन दिया काफी ज्यादा, पूरा सॉल्यूशन देते देते तो भाई 2-3 घंटे लग जाएंगे, तो मैं अलग से वीडियो आपको ले आऊंगा। 8वां, संक्रामक तथा असंक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक के 2-2 उदाहरण देकर इनके लक्षण, कारक एवं रोकथाम को लिखिए, 5 नंबर अथवा लगा है। निम्न पर टिप्पणी लिखिए, डेंगू बुखार, फाइलेरियसिस। ठीक है। 8वां देखो बच्चों, 9वां, पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों का वर्णन करो, अथवा लगा है। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन करो, 15 नंबर हो गया आपका इसका। यानी कि पूरा बायोलॉजी देखो, 4 नंबर का बहुविकल्पीय, 5 नंबर का अति लघु उत्तरीय, 10 नंबर का लघु उत्तरीय, 36 नंबर का लघु उत्तरीय और 15 नंबर का विस्तृत उत्तरीय। देखो 36, 4, 40, 5, 45, 10, 55 और 15, 70 नंबर हो गया। भाई आप लोग लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे ज्यादा पढ़ो, 46 नंबर के आते हैं, जिसमें 3 नंबर वाले क्वेश्चन जहां भी मिल जाए ना उड़ा दो फट से, छोड़ना नहीं है उनको। बाकी वीडियो आज का कैसा लगा भाई? इन सबको मैं पढ़ा चुका हूं, यूट्यूब पे सर्च करना, जाकर देखना वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।